और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर एनआईए थाउर राणा को लेकर पहुंची है। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत है। भारत अमेरिका से थाउर राणा को प्रत्यर्पित कर दिल्ली ला चुका है और इस वक्त उसको अदालत में पेश किया जा रहा है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अदालत के, और थाउर राणा को कुछ ही देर में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। फिलहाल ये दृश्य आप देख रहे हैं, विभिन्न जो भारत की एजेंसियां हैं वो उनकी गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही हैं और थाउर राणा इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में मौजूद है। मुंबई 26/11 हमलों का आरोपी है थाउर राणा और उसको कुछ ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा न्यायाधीश के समक्ष। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से, और जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिका से प्रत्यर्पित कर थाउर राणा को भारत लाया गया है और ये भारत सरकार की, वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाना अपने आप में एक काफ़ी मशक्क़त भरा काम था, जिसको भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने करके दिखाया है। और थाउर राणा अब भारत में मौजूद है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का आरोपी है थाउर राणा और इस वक्त उसको अदालत में पेश किया जा रहा है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अदालत के। थाउर राणा, जिसको आज शाम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतारा गया था, अमेरिका से भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों की टीमें वहां पर मौजूद थीं और वो अमेरिका से प्रत्यर्पित कर थाउर राणा को भारत लाई थी और उसके बाद अब थाउर राणा को इस वक्त अदालत में पेश किया जा रहा है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर के, और भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि थाउर राणा भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था। थाउर राणा अमेरिका में मौजूद था और अमेरिका से थाउर राणा को भारत लाया गया है। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों की, भारत की विभिन्न एजेंसियों की और भारत की जो वर्तमान सरकार है उसकी बहुत बड़ी एक कूटनीतिक कामयाबी के उदाहरण के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और अब अदालत के अंदर ले जाया गया है थाउर राणा को और वहाँ पर उसको न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जब प्रत्यर्पण के बाद किसी अपराधी को देश में लाया जाता है, उसके बाद सबसे पहले उसको अदालत में पेश किया जाता है। भारत की एक न्याय व्यवस्था है और एक टाइम टेस्टेड और दुनिया की जानी मानी न्याय व्यवस्था है भारत की। उस व्यवस्था का सामना अब आतंकी थाउर राणा को करना होगा और इस वक्त अदालत में वहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की कई टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा विभिन्न एजेंसियों की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबसे कुछ देर पहले थाउर राणा को एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा के साथ जो है मौजूद है। देवेंद्र, कुछ दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कत है वहाँ पर, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों को हम बता दें कि 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता थाउर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण आसान नहीं था। मोदी सरकार के बीते लगातार प्रयास और भारतीय एजेंसियों के अथक कोशिश का ये नतीजा है कि आज आतंकी राणा भारत के कब्जे में है। 26/11 की लड़ाई में शामिल रहे सुरक्षा जवान और रक्षा जानकार आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए इसे एक मील का पत्थर बता रहे हैं। डीडी न्यूज़ लगातार ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है जो 26/11 की लड़ाई में शामिल थे और तमाम रक्षा जानकारों से भी दूरदर्शन न्यूज़ ने बातचीत की है। सब इसे मील का पत्थर बता रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है जब अमेरिका से प्रत्यर्पित कर आतंकी थाउर राणा को
भारत लाया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का एक मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता भी है थाउर राणा, और थाउर राणा को भारत लाने की काफ़ी मशक्क़त भारतीय एजेंसियों की ओर से की गई। लंबे समय से ये मशक्क़त की जा रही थी और अब जाकर भारतीय एजेंसियों को कामयाबी मिली है। भारत की कूटनीतिक जीत भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से एक अपराधी को भारत लाना ये एक काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी दोनों देशों के बीच में, और ये संधि की कामयाबी है कि आज आतंकी थाउर राणा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है। इस वक्त हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं दिल्ली के पटियाला हाउस से, जहां पर आतंकी थाउर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है इस वक्त। और प्रत्यर्पण के बाद किसी अपराधी को जब लाया जाता है, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि उसको अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद वहाँ पर जो विभिन्न एजेंसियां हैं जिनको पूछताछ करनी है इस सिलसिले में, वो हो सकता है कि थाउर राणा की वहाँ पर रिमांड मांगेंगे, और कुछ ही देर में हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ अदालत में हुआ है। और फिलहाल हम आपको ये जानकारी दे दें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता थाउर राणा को इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, बताइए अब। देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका है जब 2008 के जो चार्जशीट जो साजिशकर्ता थे उनमें से पहली बार किसी साजिशकर्ता को जो है एनआईए जो है भारत लेके आई है और उसे इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये बड़ी बात है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिस प्रकार का जो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा जो है वो यहाँ पे बहुत तगड़ी मौजूद है। बहुत बड़े स्तर पर जो है सुरक्षा का यहाँ पे तैयारी की गई थी। साथ ही साथ एनआईए की टीम जो लगातार पालन टेक्निकल एरिया पे थी, वो जिस प्रकार का जो क्योंकि देखिए जब भी दो देशों के बीच प्रत्यर्पण के जरिए किसी अपराधी को लाया जाता है तो कई तरह की जो है फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है। उसे देखते हुए जो है समय लगा यहाँ तक आने में, लेकिन इस वक्त जो है वो अब कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है थाउर राणा की, जहाँ पे कि एनआईए के वकील मौजूद हैं। साथ ही साथ जो थाउर राणा के जो वकील नियुक्त किया गया है न्यायिक संस्था द्वारा, वो भी वहाँ मौजूद हैं और माना जा रहा है कि एनआईए जो है वो इनकी जो रिमांड की जो है वो डिमांड करेगी और उसके बाद जो है उन्हें जो है अदालत जो है रिमांड पे दे सकती है। जी देवेंद्र, सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह की है वहाँ पर? देखिए, मैंने कहा कि सुरक्षा बहुत यहाँ तक कह सकते हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त जज और वकीलों के जरिए, जो कि एनआईए के वकील हैं और जो उनके वकील हैं थाउर राणा के और सुरक्षा बल, इसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। स्टाफ तक को बाहर किया गया है, मीडिया को भी बहुत जो है गेट के बाहर रखा गया है और चारों कह सकते हैं चारों तरफ हमने जो जिस तरह से देखा है कि पटियाला हाउस के तमाम गेट्स को जो है वो सील किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर जिस प्रकार का हाई अलर्ट होता है और जिस तरह की तैयारी होती है चंद्रशेखर, वो यहाँ पे देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो है जवान यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें कई हथियारबंद भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सेंसिटिव इशू है और दो देशों के बीच जो प्रत्यर्पण के बाद इतना बड़ा जो अपराधी भारत आया है और एनआईए ने जिस तरह की तैयारी की है कि कोई भी जो है किसी तरह की जो है वो चूक ना हो इस पूरे मामले में, तो वो साफ देखी जा सकती है। जी चंद्रशेखर। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये ऐलान किया गया था थाउर राणा को भारत को सौंपने का। भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत मानते हैं इसको आप? देखिए चंद्रशेखर, मैंने अपने शुरुआत में मैंने कहा कि जो 2008 के जो मुंबई धमाके थे, जहां 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, उसमें कई विदेशी भी थे। ऐसे में पूरा ये केवल भारत में हमला नहीं था, इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में हुई थी। कई अमेरिकी नागरिक और कई विदेशी नागरिक भी उसमें जो है वो जिनकी मौत हुई थी उस पूरे हमले में। ऐसे में ये बहुत बड़ा हमला था और इसे जिस प्रकार से जो साजिशकर्ताओं ने जिस प्रकार से रचा था, चाहे वो सीमा पार बैठे हो और कई इसमें डेविड कोलमैन हेडली, थाउर राणा
जो है वो अमेरिका में थे। तो जिस प्रकार की जो साजिश रची गई थी और उसके बाद जो चार्जशीट उस समय दाखिल की गई थी अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट में, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि उन जिन लोगों को चार्जशीट किया गया था उनमें से पहला व्यक्ति जो है उसे आज भारत में जो है पेश किया गया है पटियाला हाउस कोर्ट में। जी देवेंद्र, थाउर हुसैन राणा का भारत आना और जब अब उसके बाद भारतीय एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी तो ये कितना फायदेमंद होगा? इसमें किन किन के राज इनमें खुल सकते हैं? लगता है देवेंद्र तक इस वक्त मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि थाउर हुसैन राणा को इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करके थाउर हुसैन राणा को लाया गया है। एक बड़ी भारत की ये कूटनीतिक जीत है और उसके बाद प्रत्यर्पण के बाद जब इस तरह के किसी अपराधी को भारत लाया जाता है उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है और वही प्रक्रिया यहाँ पर अब शुरू हो गई है। सबसे पहले उसको अदालत में यहाँ पर पेश किया जा रहा है और हो सकता है इसके बाद जो विभिन्न एजेंसियाँ हैं जिनको उससे पूछताछ करनी है वो उसकी रिमांड यहाँ पर मांगेंगे और क्या कुछ अदालत में होगा ये हम आपको बाद में, हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये बताएंगे कि थाउर हुसैन राणा का भारत आना अपने आप में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। थाउर हुसैन राणा मुंबई 26/11 आतंकी हमलों का एक मुख्य साजिशकर्ता है और जो सबूत भारतीय एजेंसियों के पास हैं, जो सबूत भारतीय एजेंसियों की ओर से अमेरिका में अदालत को, अमेरिकी एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए, उनमें ये साफ था कि थाउर हुसैन राणा ने एक मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई थी मुंबई 26/11 आतंकी हमलों को लेकर के। और ये भारतीय एजेंसियों द्वारा जो सबूत वहाँ पर मुहैया कराए गए उसी का ये परिणाम है कि थाउर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालतों के द्वारा भारत को सौंपने का आदेश दिया गया। अमेरिका की सरकार ने भारत को सौंपने का आदेश वहाँ पर थाउर हुसैन राणा को दिया और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि थाउर हुसैन राणा को भारत लाया जाए। लंबे समय से ये कोशिश भारत की ओर से चल रही थी, लेकिन अभी पिछले दिनों जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये ऐलान किया गया था कि अमेरिका थाउर हुसैन राणा को भारत को सौंपेगा। और जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून हैं, उसमें एक देश किसी दूसरे देश को, किसी अपराधी को तभी सौंप सकता है जब उस देश को उस अपराधी के खिलाफ पूरे सबूत मुहैया कराए जाते हैं। और भारतीय एजेंसियों ने जिस तरह से 26/11 आतंकी हमले के बाद लगातार जांच की थी और इस साजिश का पूरा खुलासा किया था, तो भारतीय एजेंसियों के पास तमाम सबूत थे। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज, इस वक्त अदालत में पेश किया गया है थाउर हुसैन राणा को। बिल्कुल पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन एनआईए कर रही है और थाउर राणा इस समय पटियाला कोर्ट में मौजूद है और एनआईए के जो वकील हैं वो लगातार दलीलें दे रहे हैं कि थाउर राणा का जो इन्वॉल्वमेंट है 26/11 में कितना महत्वपूर्ण है, मुख्य साजिश करता है। और थाउर राणा की 14 दिन की जो रिमांड है, जो मैक्सिमम रिमांड होती है, वो रिमांड एनआईए को दी जाए ताकि कई सारे जो सवाल हैं जिनके जवाब थाउर राणा से हासिल किए जा सकें। कुछ देर पहले ही थाउर राणा यहाँ पर पुलिस के जो सुरक्षा है उसके बीच में यहाँ पर पहुँचा है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए हैं क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव कैदी है और इसके साथ साथ ही जिस तरीके की गतिविधियों में ये लिप्त रहा है और दूसरे देश, खासतौर से हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा कि थाउर राणा जो राज है वो उगले। यही कारण है कि थाउर राणा की सुरक्षा का भी जो विशेष ध्यान है वो रखा गया है। हमारे सहयोगी देवेंद्र इस समय मौजूद है। देवेंद्र, कितने देर पहले थाउर राणा यहाँ पहुंचा था और क्या क्या कार्रवाई शुरू हो रही है? देखिए नीरज, कुछ देर पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई है, बल्कि कह सकते हैं 5 मिनट पहले या करीब यहाँ पे जो है एनआईए टीम पूरी सुरक्षा में जो है चाक चौबंद और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जो है थाउर राणा को लेके आई थी। हमने यहाँ पे अपने जो दर्शकों को विजुअल भी दिखाए हैं। एनआईए की पूरी टीम जिस प्रकार से आई है और जिस प्रकार का जैसे सुरक्षा का माहौल देखा गया है, ऐसा पहली बार हमने देखा। राजन के मामले, जब अंडरवर्ल्ड डॉन राजन को लाया गया था, उस वक्त भी इसी
किसी प्रकार की सुरक्षा देखने को मिली थी नीरज। और इस वक्त कोर्ट के अंदर जो माननीय जज हैं और जो डीएलए की तरफ से जो सचदेवा जी तहव्वुर राणा को जो वकील दिए गए हैं वो हैं, और एनआईए के 2 वकील वहाँ पे मौजूद है, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो इस वक्त जो तहरीर पेश कर रहे हैं और उसकी रिमांड की जो है मांगी जा रही है। माना जा रहा है ऐसा सूत्रों को पता चला कि 14 से 30 दिन की रिमांड की वो डिमांड कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट से। उसके बाद अब इंतजार रहता है कि जब कार्रवाई पूरी होती है और जब माननीय जो है जज साहब निकलते हैं और वकील साहब आते हैं तो उनसे पूछताछ करें, पता चलेगा कि कितने दिन की रिमांड मिली है। तो देख सकते हैं कि आप पूरा दिन जिस प्रकार घटनाक्रम रहा पालम टेक्निकल एरिया में, जिस प्रकार से कई 3-4 घंटे तक उनका जो मेडिकल हुआ है। नीरज, इसमें ये बात भी निकल कर आई कि वहाँ पे जो है क्योंकि ये 2 देशों के बीच प्रत्यर्पण का मामला था और एक अपराधी को लाया जा रहा था, तो उसमें कई प्रकार के कई विभाग इसमें जो है सरकार के भी और जो अमेरिकी जो उनके भी जो प्रतिनिधि थे शायद वो भी वहाँ मौजूद थे, ऐसी जानकारी आई है। और पूरी तरीके से क्या उसे क्योंकि जब वो भारत की धरती पे आए हैं नीरज, तो उन्हें औपचारिक रूप से जो है गिरफ्तार भी किया, तो उसकी भी प्रक्रिया होती है और फिर मेडिकल होता है। आप जानते हैं कि उसमें भी समय लगा है। तो अभी जो है इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त जो है उनकी कस्टडी को लेकर जो है वो जिरह चल रही है। नीरज, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखें कि पूरी दुनिया की निगाह है और जिस तरीके से प्रत्यर्पण किया गया है ताबुर हुसैन राणा का, जो नियम कानून है उसका जो पालन है वो हमारी जो एजेंसियां हैं एनआईए वो पूरा कर रही है। सबसे पहले जैसे ही ताबुर राणा भारत पहुंचा उसको एनआईए ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसका ताबुर राणा का मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद वहाँ पर और भी कई तरह की जो औपचारिकता हैं वो पूरी गई क्योंकि एजेंसियों की टीम वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा एनआईए के 7 सदस्यीय टीम वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद जब तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया, उनकी मेडिकल जो रिपोर्ट है वो आ गई, गिरफ्तारी के तमाम कागजातों को तैयार कर लिया और उसके बाद उन तमाम कागजातों को लेकर अब से थोड़ी देर पहले ही ताबुर हुसैन राणा को एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची है और वहां पर जो एनआईए के वकील हैं उनकी तरफ से जो दलील है वो दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ताबुर हुसैन राणा का मैक्सिमम जो रिमांड है वो एनआईए को मिलना चाहिए। और आप देखें कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ये हमारे लोकतंत्र की भी खूबी है कि जो आरोपी है या जिसने अपराध किया है उसको भी अपने बचाव का पूरा मौका हमारा कानून देता है। अजमल कसाब के मामले में भी हमने देखा था एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ था, अजमल कसाब को भी वकील उपलब्ध कराया गया था और यहाँ पर भी ताबुर हुसैन राणा को जो वकील है वो उपलब्ध कराया गया है ताकि ताबुर हुसैन राणा अगर अदालत के सामने अपनी बात रखना चाहता है, अगर अपने पक्ष रखना चाहता है तो उसका भी मौका अदालत दे रही है। अब दोनों ही कह सकते हैं कि वकीलों के बीच में जो बहस है वो चल रही है कि ताबुर हुसैन राणा का जो मैक्सिमम जो रिमांड है वो एनआईए को मिल जाए। और ताबुर हुसैन राणा के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ताबुर हुसैन राणा का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ताबुर हुसैन राणा है वो जो मुंबई में हमला हुआ था उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इस तरह की तमाम दलीलें ताबुर हुसैन राणा के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी दी जा रही है, लेकिन तमाम सबूतों के साथ एनआईए की टीम वहाँ पर मौजूद है और ख़ासतौर से एनआईए के जो लॉयर हैं वो तमाम सबूतों को रख रहे हैं, उन सबूतों को रख रहे हैं कि किस तरीके से ताबुर हुसैन राणा का इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई भेजा गया था, किस तरीके से जो कंसल्टेंसी इनकी एजेंसी थी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एजेंसी उसके मार्फत कागजात तैयार किए गए थे और डेविड कोलमैन हेडली को लगातार मुंबई भेजा गया और उसने उन जगहों की रेकी करी और रेकी करने के बाद 26/11 का एक बड़ा हमला हुआ और उसमें ताबुर हुसैन राणा का जो इन्वॉल्वमेंट है कि किस तरीके से लश्कर के साथ लगातार संपर्क में था, आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था। इसके साथ साथ ही डेविड कोलमैन हेडली ने जो बयान दिए हैं उसमें उसने स्पष्ट तौर पर बोला है कि ताबुर हुसैन राणा ने ही उसे टास्क दिया था। ताबुर हुसैन राणा लगातार लश्कर के संपर्क में था और पैसे की जो फंडिंग है वो ताबुर हुसैन राणा कर रहा था। जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की बात लगातार सामने आ रही है कि उसको लेकर भी ताबुर हुसैन राणा ने जो तमाम जो कागजात हैं वो बना के दिए थे और एक कंपनी वहाँ पर खोलने की बात थी मुंबई में और उसी के लिए लगातार जो डेविड कोलमैन हेडली है वो लगातार विजिट कर रहा था। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो एनआईए की तरफ से दी जा रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जो जज महोदय हैं वो अपना क्या फैसला सुनाते हैं, कितने दिन की जो रिमांड है उसको मंजूर करते हैं।
नीरज, क्योंकि आप इस मामले को काफ़ी नज़दीकी से फॉलो कर रहे हैं और 26/11 जो आतंकी हमला था उसको भी आपने काफ़ी नज़दीकी से फॉलो किया है, जब तक वहाँ पर अदालत की कार्रवाई चल रही है हम अपने दर्शकों को बता दें और आपके मार्फत हम ये बताना चाहते हैं कि थाउर हुसैन राणा की क्या कुछ भूमिका थी, अब तक क्या कुछ एजेंसियों ने इस बारे में पता किया है? देखिए, जहाँ तक ताबूर हुसैन राणा की बात है, ताबूर हुसैन राणा का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। और आप देखें कि एनआईए ने अपनी जो चार्जशीट इसमें दायर की थी, उसमें इस बात का स्पष्ट तौर से उल्लेख किया था कि ताबूर हुसैन राणा मुख्य साजिश करता है। 2009 में सबसे पहले एनआईए ने इसमें एफआईआर दर्ज करी थी और एफआईआर के बाद 2011 में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें ताबूर हुसैन राणा का भी नाम था। इसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली, उसका भी नाम था। और ताबूर हुसैन राणा को मुख्य साजिशकर्ता एनआईए मानती है। एनआईए ने थोड़ी देर पहले भी एक जो प्रेस रिलीज है वो भी जारी की थी और उस प्रेस रिलीज में बाकायदा एनआईए ने यह बताया कि ताबूर हुसैन राणा कितना महत्वपूर्ण कड़ी है 26/11 हमले की। यही कारण है कि ताबूर हुसैन राणा की जो प्रत्यर्पण है उसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। आप देखें कि हमारे एनआईए की टीम लगातार अमेरिकी अदालतों में गई, तमाम अदालतों में तमाम तरह के जो सबूत हैं वो पेश किए गए और ताबूर राणा ने अपने बचाव के लिए भी तमाम तरह की दलीलें अदालती में, ख़ासतौर से अमेरिकी अदालत है वहाँ पर पेश की। उन्होंने बताया कि सीधा जो इन्वॉल्वमेंट है उसका ताबूर हुसैन राणा का नहीं है। इस पूरे मामले में उनके वकीलों के द्वारा ये दलील दी गई और ख़ास तौर से भारत की जेलों का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके के भारत की जेलों के हालात हैं। लेकिन इन तमाम दलीलों को दरकिनार किया गया और हमारे जो ख़ास तौर से जो एजेंसी के जो लोग थे, ख़ास तौर से एनआईए की टीम थी, एनआईए के जो वकील हैं, उन्होंने एक पुख्ता दलील के साथ अपनी बात को स्पष्ट तौर पर अमेरिकी अदालत के सामने रखा और अमेरिकी अदालत ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ताबूर हुसैन राणा के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं और भारत प्रत्यर्पण किया जाना ताबूर हुसैन राणा का जरूरी है। इसके साथ साथ ये जो एजेंसियों के मार्फत तो लगातार प्रयास होते रही, लेकिन कूटनीतिक प्रयास भी चलते रहे, डिप्लोमेसी भी लगातार इस पर अपना काम करती रही। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जब अमेरिकी यात्रा पर गए तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि ताबूर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पण किए जाने ज़रूरी है, क्योंकि ताबूर हुसैन राणा का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। कई तरह के सबूत ताबूर हुसैन राणा के खिलाफ हैं और यही कारण है कि ये आप देखें कि एक लंबे इंतजार के बाद 2008 में ये आतंकी हमला हुआ और उसके एक लंबे इंतजार के बाद ताबूर हुसैन राणा को 2025 में भारत की धरती पर लाया गया। अब भारतीय कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होगी और भारतीय कानून का उसको सामना करना होगा। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ताबूर हुसैन राणा से जब पूछताछ करेंगी एजेंसियां तो वो कौन कौन सी कड़ियां हैं जो खुल सकती हैं और वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनके राज इसमें खुल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं चंद्रशेखर कि एनआईए ने एक स्पेशल टीम इसके लिए बनाई है और एनआईए की वो स्पेशल टीम इस बात में एक्सपर्टीज़ अपनी रखती है और ख़ास तौर से एनआईए की ये वो टीम है जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए, आतंकवादियों का इंट्रोगेशन करने के लिए और ख़ास तौर से आतंकवादियों से जो अपराध है उसको कबूल करवाने में अपनी विशेषज्ञता रखती है। और उसमें जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने एक लिस्ट भी तैयार की है कि ताबूर हुसैन राणा से किस किस तरह के जो सवाल हैं वो किए जाएंगे। ताबूर हुसैन राणा से ये भी सवाल किया जाएगा कि क्या डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसने किसी और व्यक्ति को यहाँ पर भेजा था, डेविड कोलमैन हेडली को भारत में कौन मदद कर रहा था, डेविड कोलमैन हेडली भारत में किन किन लोगों से मिला था, क्या उन लोगों से जिन लोगों से डेविड कोलमैन हेडली मिला था उनको ये पता था कि 26/11 में कोई आतंकी हमला होने वाला है। इसके साथ साथ ही ताबूर हुसैन राणा जो पैसे की फंडिंग कर रहा था, क्या वो फंडिंग स्वतः कर रहा था या फिर लश्कर तोयबा या आईएसआई के थ्रू ये फंडिंग की जा रही थी। इसके साथ साथ ही ताबूर हुसैन राणा से एजेंसी ये भी पूछेगी कि 26/11 हमले का जो ब्लूप्रिंट है वो कहाँ पर तैयार किया गया था, क्या वो पाकिस्तान के अंदर तैयार किया गया था या फिर कनाडा के अंदर तैयार किया गया था। जिस समय ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था उस समय कौन कौन से लोग वहाँ पर मौजूद थे, लश्कर तोयबा के कौन कौन से आतंकवादी वहाँ पर मौजूद थे, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के कौन कौन से जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ही जो मैप्स दिए गए और जो टारगेट के लिए
जो जगह चिन्हित की गई थी, तो वो जगह किस किस तरीके से और किस किस आतंकवादी को दी गई थी। आप देखें कि 10 आतंकवादी आए थे और दक्षिण मुंबई की अलग अलग जगह पर ये पहुंचे थे। कुछ ताज होटल पर पहुंचे थे, कुछ ओबराय पहुंचे थे, कुछ नरीमन हाउस पहुंचे थे, और कुछ लोग आपने देखा कामा हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इनको कौन दिशा निर्देश दे रहा था? इसके साथ साथ ही ताबूर हुसैन राणा से ये भी पूछा जाएगा कि जब 26/11 का हमला हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों से लगातार बातें हो रही थी। इसके अलावा जिन आतंकवादी संगठनों से ताबूर हुसैन राणा लगातार पाकिस्तान में मिलता रहा है, तो उनसे और ताबूर हुसैन राणा के बीच में किस तरह की बातचीत होती थी, क्या उस बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है? तो ये तमाम जो सवाल हैं एनआईए ने तैयार किए हैं और एनआईए की जो टीम है जो ताबूर हुसैन राणा से सवाल जवाब करेगी, इन सवालों के जवाब लेगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 26/11 का जो हमला हुआ था, बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव ही नहीं था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हमला होना, लगातार उन जगहों को बताना, जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे वो मुंबई के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते थे। कौन उनको जानकारी दे रहा था, कौन उनको एक जगह से दूसरी जगह के रास्ते बता रहा था? क्या वो गूगल मैप के माध्यम से पहुंचे थे, या उनको कोई जो जानकारी है वो उपलब्ध करा था? क्या कोई भी अभी भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं या ऐसे लोग मौजूद हैं जो 26/11 में पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहे थे और अभी तक उनके चेहरे और उनके नाम सामने नहीं आए? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एनआईए ताबूर हुसैन राणा से पूछना चाहेगी, और इन सवालों के जवाब जब सामने आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर न केवल 26/11 में जो मासूम मारे गए उनको इंसाफ मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान भी विश्व पटल पर एक तरीके से शर्मसार होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर ये घिनौनी साजिश रची गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों, पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना किस तरीके से यहाँ पर लगातार आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाती है, किस तरीके से भेजती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब अजमल कसाब को पकड़ा गया था तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया कि अजमल कसाब उसका नागरिक नहीं है, लेकिन बाद में तमाम रिपोर्ट, तमाम तथ्य और यहाँ तक कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने ये स्पष्ट कर दिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान में ही मौजूद है। उसके पिता तक का जो इंटरव्यू है वो दिखा दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और आप देखें कि ताबूर हुसैन राणा को लेकर भी उसने पल्ला झाड़ा है। तो पाकिस्तान अब विश्व मंच पर शर्मसार होने से बच नहीं सकता। तमाम सबूत उसके खिलाफ मौजूद हैं, और ताबूर हुसैन राणा का एक एक बयान पाकिस्तान को विश्व के सामने शर्मिंदगी उठाने पर मजबूर करेगा। नीरज, आप जो बात कर रहे हैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हम अगर हाफिज़ सईद की बात करें या ज़कीउर रहमान लखवी की बात करें, कई आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और लगातार भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या पाकिस्तान को इनके खिलाफ सबूत भी दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान या तो हाथ खड़े कर देता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ तो ये आतंकवादी मौजूद ही नहीं है, या मौजूद भी हैं तो उनको पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका पूरा का पूरा संरक्षण वहाँ पर प्राप्त है। अब जब यहाँ पर पूछताछ होगी थाउर राणा से, तो थाउर राणा कई इस तरह की जानकारियाँ दे सकता है जो पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है? चंद्रशेखर, मैं जवाब दूंगा। हमारे सहयोगी देवेंद्र के पास कुछ इनपुट है, पहले उनसे ले लेते हैं। देवेंद्र, क्या इनपुट है? नीरज, जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने वो ये पता चल रहा है कि क्योंकि ये मामला 2011 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी, और जिन धाराओं में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें एनआईए जो है 30 दिन तक की रिमांड जो है वो मांग सकती है। और इस वक्त जो कि ये भी जानकारी, एनआईए इस वक्त जज साहब के सामने सारा बैकग्राउंड रख रहा है कि ये अपराधी कौन है, किसे कैसे लाया गया है, ये कहाँ से लाया गया है, और इसकी क्या क्या संलिप्तता थी, ये मेन कंस्पिरेटर था, और किस प्रकार का जो प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई है, वो सारी जानकारी इस वक्त जो है जज साहब के सामने एनआईए के वकील और एनआईए की जो टीम अधिकारी आए हैं वो अपने वकीलों के माध्यम से इस वक्त जज साहब के सामने रख रहे हैं, और उसके बाद जो है वो कस्टडी की मांग की जाएगी। मैंने आपको बताया कि 30 दिन तक की जो है मैक्सिमम कस्टडी जो रिमांड जो है वो एनआईए उन धाराओं के जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल हुई है उसके तहत मांग सकती है। अब ये जज साहब पर निर्भर करता है कि वो उनके विवेक पर निर्भर करता है वो कितने दिन की जो है वो रिमांड जो है वो एनआईए को देते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण इनपुट है, क्योंकि एनआईए की तरफ से मैक्सिमम जो रिमांड है उसकी बात रखी जा रही है, और जो हमारे सहयोगी हैं वो बता भी रहे हैं कि एनआईए मैक्सिमम 30 दिन की जो रिमांड है वो मांगना चाहती है। और आप देखें कि इस समय ये विजुअल है कि ये गेट ओपन हो गया है, पटियाला हाउस गेट का एंट्री नंबर 4। यहीं से जो तमाम जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं, और यहीं से जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं सामान्य प्रक्रिया में। लेकिन
चूंकि ताबूर हुसैन राणा की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के इंतजाम हैं वो किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि पुलिस ने कुछ और अलग तरह का इंतजाम किया होगा, लेकिन सामान्य तौर पर गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट का है, जहां से एंट्री होती है और वहीं से जो एग्जिट है वो भी होता है। जिस सवाल का जवाब आप जानना चाह रहे थे चंद्रशेखर, मैं बताऊं, आपने बहुत सही सवाल किया कि आने वाले समय में तमाम आतंकवादी जो खासतौर से पाकिस्तान में बैठे हैं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दूसरे देशों में बैठे हैं और भारत के अंदर अपराध कर कर चले गए। आप देखें कि ये 2014 के बाद बदलता हुआ भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है कि आप आतंकवादी हमले कर जाएं और हम कड़ी निंदा करके चुप हो जाएं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, किस तरीके से आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड हैं उनको भारत ने तबाह कर दिया है। पुलवामा में जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो भारत चुप होकर नहीं बैठा, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया उन आतंकवादियों का जो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे थे। और ताबूर हुसैन राणा का प्रत्यार्पण ये भी बताएगा दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो भारत में अपराध करके जो लोग छुपे बैठे हैं, जो अपराधी छुपे बैठे हैं, कि देर सवेर उनको भी भारत के कानून के तहत प्रत्यार्पण करके भारत लाया जाएगा और उनके ऊपर भारतीय कानून के तहत मुकदमा है वो चलाया जाएगा, उनको सजा सुनाई जाएगी। देर हो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आतंकवाद और इसके अलावा जो भी क्राइम है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। टेररिज्म होता है, मानवता का दुश्मन है और समाज का दुश्मन है, और उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि और भी कई तरह के जो कदम हैं वो उठाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको देखने में भी आई हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी जो संगठन है, आतंकवादी जो लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कई सारे अज्ञात हमलावर के द्वारा शहीद भी हुए। तो कहीं ना कहीं देर सवेर उनको न्याय, कह सकते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। और भारत सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो कूटनीतिक प्रयास हो या फिर प्रत्यर्पण के द्वारा प्रयास हो या एजेंसियों के द्वारा प्रयास हो। देर सवेर जो भी अपराधी भारत के अंदर अपराध करके गए उनको देर सवेर भारत लाया जाएगा और भारतीय कानून के तहत। नीरज, काफी आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं इस बारे में, क्योंकि लंबे समय से आप इस पूरे मामले को ट्रैक करते रहे हैं। फिलहाल हम अभी कुछ ही देर में नया बुलेटिन समाचार का शुरू करेंगे, उसमें फिर आपसे बातचीत करेंगे। जो कुछ अदालत में हुआ वो अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज। कुछ देर में फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।